अस्सलाम वालेकुम जनाब सदूर और मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपके सामने मैं जिस मौजू पे अपना मकाला पेश करना चाहता हूँ उसका उन्वान है उर्दू सफ़रनामा निगारी। सफ़रनामा दो अल्फाज का मजमूआ है, सफ़र और दूसरा है नामा। सफ़र ये अरबी लफ्ज़ है और इसके माने हैं एक जगह से दूसरी जगह कूच करना या फिर जाना। और नामा का मानी है ख़त, रजिस्टर, दफ्तर, तहरीर, रिसाला और किताब। ये इन दोनों से मिलकर सफ़रनामा ये जो सिंफ है इसको ये नाम दिया गया। और जाहिर सी बात है नामा इसमें इस वजह से लगा है क्योंकि जब सफ़र पे जाते हैं तो उसके बाद या तो दो तरीके होते हैं सफ़रनामे में। एक तो ये कि उसे डायरी में लिखकर महफूज कर लिया जाए अपने तजुर्बात, मुशाहिदात और वाक़यात वगैरह को, या फिर ख़त के ज़रिया अपने किसी रफ़ीक के पास वक्तन फ़ौक्तन उसको भेजा जाए और उसके बाद उसे सफ़र ख़त्म होने के बाद मुकम्मल तौर पे उसे सफ़रनामे की शक्ल में उसे मंज़र-ए-आम पे लाया जाए। तो ये इसके नाम की तशरीह हो गई। अंग्रेज़ी में इसे ट्रेवलॉज कहते हैं, जिसे उर्दू में सफ़रनामा कहा जाता है। सफ़र के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, कूच करना ज़रूरी है। और ये भी सच है कि कूच करना इंसान की फितरत का एक अहम हिस्सा है। इसमें तब्दीली मकान, जगह, ख़याल और उसकी ज़िंदगी भी शामिल है। ये सारी चीज़ें कूच करती रहती हैं और इसलिए इस वजह से सफ़रनामा अदब में एक अहम सिंफ भी हो सकती है, क्योंकि ये इंसान की फितरत में शामिल है। हर इंसान कहीं ना कहीं जाता है और इसके बारे में लिखता है, तो क्या उसे सफ़रनामा के फहरिस्त में शामिल कर लिया जाएगा? सवाल, सफ़रनामा क्यों लिखा जाए और क्यों पढ़ा जाए, ये एक और सवाल है। इस टेक्नोलॉजी के दौर में जब हर इंसान के पास मल्टीमीडिया, मोबाइल और इंटरनेट मौजूद है और दुनिया के किसी भी हिस्सा की तारीख़, जोग्राफिया, तहज़ीब और उसकी ज़बान को आसानी से देख सकता है, तो ऐसे में सफ़रनामे की क्या अहमियत रह जाती है और क्या ये सिंफ मुस्तक़बिल में अपने आप को ज़िंदा रख पाएगी? ये कुछ सवालात हैं जिनके बारे में इस मकाले में कुछ मैंने कोशिश की है कि उनके कुछ हल तलाशे जाएं। सफ़रनामे की जो रिवायत रही है उर्दू में, उसके बारे में और इसके जो फ़नी जो जुज़ियात हैं उसके बारे में कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं। इसकी इब्तिदा के बारे में यकीन से नहीं कहा जा सकता कि इसकी शुरुआत किसने की। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका आगाज़ तारीख़ निगारी के साथ ही शुरू हुआ। मग़रिबी मौरख़ीन के नज़दीक बाबाए तारीख़ हेरोडोटस पहला सफ़रनामा निगार है, और जब बादशाहों के लिए एक इलाक़ा कम पड़ा तो उन्होंने अपने कारिंदों को दूसरे इलाक़ों में भेजा कि नए इलाक़े की तलाश की जाए, और इस सिलसिले में ये सफ़रनामे की शुरुआत होती है। तो शुरू में इब्तदाई दौर में जो सफ़रनामे लिखे गए वो ज़्यादातर जोग्राफियाई थे और उसके बाद उसे बाद में ये तारीख़ की तरफ आए। तो उन सफ़रनामा निगार जिन्होंने इसकी शुरुआत की, इस फहरिस्त में मार्को पोलो, मेगास्थनीज, इब्ने बतूता, वास्को ड गामा, विलियम लोगन और क्रिस्टोफर कोलंबस के अहम नाम हैं। ये थे मग़रबी सफ़रनामा निगार जिन्होंने इसकी शुरुआत की। उर्दू अदब में सफ़रनामा की इब्तिदा 19वीं सदी से होती है। यूसुफ़ खान कंबलपोश का सफ़रनामा तारीख़ यूसुफ़ी, जो अजायबात फ़रंग से मशहूर है, उर्दू का अव्वल सफ़रनामा माना जाता है। उर्दू के हवाले से आपको ये एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि उर्दू में जो भी सफ़रनामे, बेशतर सफ़रनामे लिखे गए हैं उनमें या तो उसे अदीब ने लिखा है या फिर शुरुआती दौर में जो सिपाही और फ़ौजी दूसरे जगह पे जाया करते थे उन्होंने इसकी शुरुआत की, और बाद में ये जब अदीब ने इसे लिखना शुरू किया तो ये अदब की फहरिस्त में आया, और इस तरह से एक सिंफ हमें उर्दू अदब में भी सफ़रनामे की शक्ल में मिलती है। तो अगर आप उर्दू में तलाश करेंगे जिस तरह से शुरुआती दौर में, क्योंकि जिस दौर में मग़रिबी सफ़रनामा निगार जिस नौइयत से और जिस मकसद के तहत जाया करते थे, शायद उस वक्त उर्दू
की इब्तिदा भी नहीं हुई थी। इस वजह से उर्दू में आपको किसी उर्दू शख्सियत के कलम से लिखा हुआ कोई सफ़रनामा आपको नहीं मिलेगा। ये सफ़रनामे की तीसरी पीढ़ी है जहाँ पे आपको उर्दू सफ़रनामा मिलता है, जो शुरू में जोग्राफिया, उसके बाद तारीख़ और उसके बाद ये अदबी सफ़रनामे आपको मिलते हैं और वो उर्दू अदब में पाए जाते हैं। सफ़र भी अपनी नौइयत की वजह से जाने जाते हैं और उनको उनकी नौइयत की वजह से एक दूसरे से इलाहिदा किया जाता है। इस फहरिस्त में मजहबी सफ़र, अदबी सफ़र, तालीमी व इल्मी सफ़र, कारोबारी या तिजारती सफ़र, सियासी सफ़र, शाही सफ़र, जंगी सफ़र, मुहिम्माती, ख़याली या तसव्वुराती सफ़र और सफ़र हिजरत। सफ़रनामा पर गुफ्तगू करते ही ये बात वाज़ेह करता चलूँ कि सफ़र और सियाहत दो अलग अलग चीज़ें हैं। सफ़र और सियाहत में बहुत फ़र्क है। डॉक्टर वज़ीर आगा ने लिखा है, मुसाफिर की हालत तो उस पतंगे जैसी है जो मकड़ी के जाले में कैद होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक और एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक जाले की डोर से बंधा हुआ चला जाता है। लेकिन सयाह मकड़ी के जाले से यकसर आज़ाद है। सयाह तो अपना रास्ता खुद बनाता है, जबकि मुसाफिर हरकत करते हुए भी हरकत की नफी करता है। एक आम मुसाफिर के बरखिलाफ सयाह के लिए सफ़र किसी मजबूरी का नाम नहीं बल्कि शौक़ की तकमील का खुद इख्तियारी ज़रिया होता है। सफ़र उसके लिए ज़हमत नहीं बल्कि रहमत होता है। आप देखते हैं कि दुनिया में हर इंसान सफ़र कर रहा है, लेकिन बेशतर आपको इस दौर में या हर दौर में मिलेंगे तो उनमें मजबूरी की वजह से या तो अपनी ज़रूरत की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। लेकिन ये सफ़रनामा जो लिखा जाता है, इसमें वो जो शख्सियत भी इनको लिखती हैं वो एक ख़ास मकसद के तहत जाती हैं और उस तरह से फिर उसको अदब में लाया जाता है। फ़नी एतबार से सफ़रनामा किसी मखसूस तकनीक या उसलूब का पाबंद नहीं। यहाँ सफ़रनामा निगार को पूरी आज़ादी है, मगर ऐसा भी ना हो कि वो सफ़रनामा को दास्तान, नावल या अफसाना बना दे। इब्तिदा से ही इसका अंदाज बयानिया था और आज भी इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। एक सय्याह अपने सफ़र के तजुर्बात और मुशाहिदात को बयान करने के लिए ख़ुद को मरकज़ी किरदार के तौर पर पेश करता है, इसलिए सफ़रनामा उसकी आप बीती भी बन जाता है। इब्तिदाई दौर के सफ़रनामों में जोग्राफियाई अनासिर पर जोर दिया जाता था। बाद में इसमें तारीख़ी बयानात ने जगह ली, मगर साथ में जोग्राफियाई अनासिर भी मौजूद रहे और उसकी वजह यह थी कि उस वक्त सफ़रनामे लिखने वाले हजरात उसी कबील से ताल्लुक़ रखते थे और एक ख़ास मकसद के तहत वो सफ़र पर निकलते थे। लेकिन जब सफ़रनामा अदीबों के कलम से लिखा जाने लगा तब इसमें अदबी रंग भरा गया और इसको अदब में जगह मिली। इब्तिदाई दौर के सफ़रनामे बादशाहों और हुक्मरानों के काम आते थे। बाद ये अदब का हिस्सा बने और आम कारी भी इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाने लगा। आज का सफ़रनामा निगार भी तारीख़ और जोग्राफिया से फ़ायदा उठाता है, मगर उसका अंदाज़ अलग है। सफ़रनामा निगार तारीख़ को सिर्फ छू कर देखता है और एक मुअर्रिख़ की तरह तारीख़ी वाक़यात को ज़मानी और मकानी तनाज़ुर में रखकर देखना उसका शेवा नहीं, वो तो बस इसकी तरफ इशारा करता है। अनवर सदीद के मुताबिक सफ़रनामा एक ऐसी सिन्फ़ अदब है जिसमें मुशाहिदे की क़ुव्वत सबसे ज़्यादा रूबा अमल आती है। यह सिन्फ़ इल्म जोग्राफिया और इल्म तारीख़ के फ़नी मकासद के लिए मकानिकी अंदाज में कवायफ जमा नहीं करती, बल्कि एक मरबूत, दिलचस्प और खुशगवार बयानिया मुरतब करने के लिए उनसे फ़ायदा उठाती है। सफ़रनामा निगार अपने अहद को ज़िंदा हालात में देखता है और ज़िंदगी के इस मुशाहिदे को सफ़रनामे में यूँ मुंतकिल कर देता है कि आने वाला ज़माना उस दौर की रूह का तहर्रुक महसूस कर लेता है और उसमें मुकम्मल कामयाबी उस वक्त होती है जब सफ़रनामा निगार अदब के जुमला तकाज़ों से बखूबी वाकिफ़ हो और मुशाहिदे को तख्लीकी अंदाज में पेश करने की क़ुव्वत रखता हो। उर्दू में सफ़रनामा, सफ़र नंबर 59। रुदादे सफ़र को महसूस करने के लिए सफ़रनामा निगार मुख्तलिफ़ तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें पहला यह है कि सफ़र के वाक़यात और मुशाहिदात को याद रखें और बाद में सफ़र के अख्तिताम पर उसको लिखना शुरू कर दें। दूसरा तरीका यह है कि सफ़र के दौरान उन वाक़यात को डायरी में लिखकर महफूज कर लें। वही सफ़रनामे
वही सफ़रनामा निगार कामयाब है जिसकी रुदाद में अदबी हुस्न मौजूद हो। अदबियत से आरी सफ़रनामा सिर्फ़ और सिर्फ सफ़री बयान है और कुछ नहीं। इन सफ़रनामों में अदबी हुस्न न होने की वजह से वो कारी की दिलचस्पी कायम रखने में कामयाब नहीं हो पाते और साथ ही वो अदब के दायरे से बाहर हो जाते हैं। इस किस्म के सफ़रनामे जल्द फरामोश कर दिए जाते हैं। इन तमाम के बावजूद ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि सफ़रनामा लिखने के लिए ज़रूरी नहीं कि सफ़रनामा निगार अदीब ही हो। बहुत से सफ़रनामे गैर अदीब के कलम से भी तहरीर किए गए और वो कामयाब सफ़रनामों की फ़हरिस्त में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। इसकी मिसाल मुस्तनसर हुसैन टाट जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। कदीम और जदीद सफ़रनामों में एक बड़ा फ़र्क यह है कि कदीम सफ़रनामों का मकसद मालूमात फ़राहम करना था। यही वजह है कि उनमें जोग्राफियाई और तारीख़ पर ज़ोर दिया जाता था, जबकि जदीद सफ़रनामों का अपना अलग ही मकसद है। आज इस टेक्नोलॉजी और तरक्की के दौर में सफ़रनामा अपने शौक़ और दिलचस्पी के लिए ज़्यादा लिखे जाते हैं। आज का सफ़रनामा निगार दूसरे ममालिक की तहज़ीब और सक़ाफ़त की दरियाफ़्त के लिए नहीं निकलता। दूसरी तरफ एक तब्दीली ये आई कि अपने इज़हार बयान के वसीले से अफ़साने की हुदूद में दाखिल हो गया है। दूसरी जो तब्दीली आई है वो सफ़रनामे में, वो नए दौर के सफ़रनामे यह है कि इज़हार बयान के वसीले से वो बाज़ सफ़रनामा निगार उसको अफ़साने की जो हुदूद है वहाँ तक उसको ले जाते हैं। तो ये तब्दीली आई है और इसके बारे में डॉक्टर मसूद अनवर लिखते हैं, सफ़रनामे का कीमती जुज़ उसका अफ़सानवी उन्सुर है। कुदरत ने जब इंसान को बनाया तो उसके वजूद को तराशते वक्त उसके सीने में चुपके से दास्तान की देवी की मोहब्बत भी बैठाया। दास्तान के इस हिस्से ने जिसमें हालात सफ़र बयान होते थे, सफ़रनामों की शक्ल इख्तियार कर ली और उर्दू में एक सिंफ का इजाफा हुआ जिसके ज़रिए आंखों देखे मुशाहिदे को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल हुई। औराक, लाहौर, जनवरी-फरवरी 1978, सफ़ा नंबर 27। सफ़रनामों में आई इस तब्दीली का आम तौर पर इस्तकबाल नहीं किया गया क्योंकि अफ़साने और सफ़रनामे के फ़नी मुतालबात बिल्कुल अलग हैं। अफ़साना के वाक़यात तजुर्बात और मुशाहिदात से तैयार किए जाते हैं। इसमें किरदार पैदा किया जाता है, जबकि सफ़रनामों में आंखों देखे वाक़यात को बयान किया जाता है और इसमें सफ़रनामा निगार खुद एक अहम किरदार होता है। सफ़रनामा में किसी चीज़ के बयान करने के लिए कोई कैद नहीं होती और छोटी से छोटी चीज़ का जिक्र तफसील से बयान करना कोई ऐब की बात नहीं है, जबकि अफ़साने में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं। सफ़रनामा सबसे पहला काम ये करता है कि कारी को दिगर ममालिक, तहज़ीब, अवाम के रहन सहन और उनके मिजाज से वाकिफ़ कराता है। कारी सफ़रनामा निगार की तहरीर से उस ख़ास खित्ते के लिए अपना एक नज़रिया बना लेता है, मगर यह भी अंदेशा है कि सफ़रनामा निगार की भी अपनी एक अलग शख्सियत, मिजाज, दिलचस्पी होती है, तो यहाँ कारी को भी ज़रा मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसी हवाले से अल्लामा शिबली नोमानी फरमाते हैं, सफ़रनामा अगरचा तारीख़ी सिलसिले में एक दिलचस्प हिस्सा है, लेकिन जिस कदर दिलचस्प है उसी कदर गलतियों के एहतिमालात से ममलू है। एक बड़ी गलती जो अमूमन सफ़रनामा लिखने वालों से वाक़ होती है, जुज़ियात से कुल्लियात का कायम करना। सफ़र में इंसान को जिन शख्सियात से साबता पड़ता है वो उनके अखलाक व आदात और ख़यालात के तवस्सुत से तमाम कौम की निस्बत आम राय कायम कर लेता है। हालांकि मुमकिन है कि वो उमूर उन्हें चंद अशख़ास के साथ मखसूस हों। इसी तरह हर वाक़े से वो एक आम नतीजा निकालना चाहता है और वाक़े के ख़ास असबाब की जुस्तजू में वो अपना वक्त सर्फ करना चाहता है और ना उसको ज़रूरत होती है। ये एक बड़ी गलती है जिसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। सफ़रनामा की अहमियत आज भी उतनी ही है जितनी कल थी। इब्तिदा से ही सफ़रनामा अदबी दुनिया में दिगर असनाफ़ नस्र के मुकाबले हाशिए पर रहा है। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि अदब में इसकी अहमियत नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह नावल, अफसाना, खुदनविश्त और इंशाइया की तरफ कारी ने दिलचस्पी ली, उसके मुकाबले में सफ़रनामा को वो मुकाम हासिल न हो सका। ये बात सच है कि उस कारी ने अपने आप को तब्दील होते हुए सफ़रनामा ने तब्दील होते हुए ज़माने के साथ साथ अपने आप को अभी भी ज़िंदा रखा है और अभी भी सफ़रनामे लिखे जा रहे हैं। लेकिन
اس کے قاری کتنے ہیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے، کیونکہ ادبی دنیا میں افسانہ اور ناول سے ہی ادیب و قاری کو فرصت نہیں۔ بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک صنف ہے اور صنف نثر ہے جسے گاہے گاہے کوئی ادیب اپنی قلم کی زد میں لاتا ہے۔ سفرنامہ نہ تو ناول ہے اور نہ افسانہ کی اس میں دلچسپی ہو۔ آج ہزاروں کی تعداد میں تصانیف منظر عام پر آ رہی ہیں، ان میں تو بیشتر چھپ جاتی ہیں مگر قاری تک ان کی رسائی بھی نہیں ہو پاتی یا کوئی ان کا خریدار نہیں ہوتا۔ قاری بھی پریشان ہے کہ کرے تو کیا کرے، کیونکہ لکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور قاری کی تعداد کم ہے۔ اب ایسے میں جب افسانوی ادب کا یہ حال ہے تو سفرنامے کا صحیح اندازہ آپ ہی لگا سکتے ہیں کہ اس کے قاری کتنے ہوں گے، اور جو اصناف نثر کالج اور یونیورسٹی کے نصاب سے ہی غائب ہو اس کی طرف کون دھیان دے سکتا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج غیر افسانوی اصناف نثر کو موضوع بنایا گیا۔ آج ان اصناف پر غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو بھی جدید طرز تحریر اور رجحان سے آشنا کیا جائے اور دیگر اصناف کی طرح ان پر بھی گفتگو ہو۔